प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार। इंडियन न्यूज के खास कार्यक्रम जानना जरूरी में आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गिरीश चंद्र शर्मा जी, जो एक बार बार काउंसिल के अध्यक्ष और 2 बार सेक्रेटरी रह चुके हैं, जिन्होंने हजारों से ज्यादा केसेस लड़ने का अनुभव भी है। शर्मा जी, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। इंडियन न्यूज में देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और इंडियन न्यूज जो मुझे यहाँ आमंत्रित किया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि क्यों आम जनता पुलिस और कोर्ट के नाम से इतना घबराती है? मेरी दृष्टि में आज भी भारत अंग्रेजों की गुलामी से निर्मुक्त नहीं हुआ है, सबसे पहली बात तो ये। और कानून जो हैं वो वैसे के ही वैसे बने हुए हैं, पुलिस का आचरण अंग्रेजों के समान है, और कोर्ट जो है उसी परंपरा और प्रक्रिया में चल रही है। इसीलिए भारत की जनता आज भी न्यायालय और पुलिस से घबराती है। दांडिक प्रकरण जैसे देखा जाए तो 1973 में संशोधन आया है, पर आज भी भारतीय दंड विधान और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता ये वैसे का वैसा ही रूप है जब भारत गुलाम था। उसमें बहुत कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। वैसे ही सिविल प्रक्रिया संहिता है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। वैसे ही महत्वपूर्ण एक और विधि है साक्ष्य अधिनियम, उसमें भी देखा जाए तो थोड़े बहुत परिवर्तन हुए हैं, पर अत्यावश्यक परिवर्तन जो होने चाहिए वो आज तक नहीं हुए हैं। यह पूरे कानून गुलाम भारत के लोगों के लिए बनाए गए थे, और आज भी वैसे ही यथावत न्यायालय और पुलिस चला रही है और भारत की जनता के ऊपर में थोप करके रखी गई है। मेरा दूसरा सवाल है कि पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि वो निर्दोषों को गिरफ्तार कर लेती है और ऐसे में कोर्ट उन्हें दोष मुक्त कर देता है, तो इसके लिए एक आम जन के क्या अधिकार है? इसमें हम प्रथम दृष्टया ये नहीं कह सकते कि निर्दोषों को गिरफ्तार करती है। सामान्यतः पुलिस प्राथमिक अन्वेषण करती है। कई मामलों में राजनीतिक दबाव या किसी वजह से इस प्रकार के प्रकरण बनते हैं। जैसे कि मैंने एक प्रकरण जग्गी हत्याकांड लड़ा था, उसमें यहाँ के जो छटे हुए बदमाश थे उनको अभियुक्त बना करके अजीत जोगी के निर्देश में अभियुक्त बना दिया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने सबको बरी कर दिया। कुछ लोगों को दंड हुआ है। तो एक प्रकार से देखा जाए, दोषी व्यक्ति अपनी पहुंच से बच जाता है, और कई निर्दोष जो हैं वो पुलिस के कब्जे में आ जाते हैं। फिर वही बात, प्रक्रिया आज भी वही है, सिस्टम आज भी वही है। पुलिस को मिले अधिकार का दुरुपयोग होता है, और पुलिस हमेशा दुरुपयोग करती है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जैसे कि हम फिल्मों में और हकीकत में देखते हैं कि केसेस में तारीख पे तारीख मिलते जाती है, तो इसकी वजह से जो निर्दोष लोग हैं या जिन्हें इसके वजह से जो ये प्रक्रिया में टाइम लगता है, उसके वजह से जो व्यक्तियों को ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मेरा 35 साल का अनुभव है। कई अभिभाषक स्वयं देरी करते हैं, या कई ऐसी अवस्थाएं आती है कि प्रकरणों में देरी किया जाता है। अभी माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 वर्ष और 10 वर्ष के जो लंबित प्रकरण हैं उसको शीघ्र निपटाया जाने का निर्देश निम्न न्यायालयों को और उच्च न्यायालयों को पूरे भारत भर के दिया गया है, और उस प्रक्रिया में थोड़ी सफलता मिल रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है। पर सामान्यतः देरी करने के लिए पक्षकार गणदायी होते हैं, और अभिभाषक अपने अपने पक्षकारों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार की देरी करते हैं। और विधि, वास्तव में भारत की विधि वकीलों के लिए स्वर्ग है, और उसका फायदा वकील उठाते हैं। आपने देखा होगा कि कई मामलों में पुलिस निर्दोषों लोग को हथकड़ियां लगा देती है, तो क्या ये प्रावधान में है?
हथकड़ी लगाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ही एक निर्णय है, जिसमें ये कहा गया है कि अति खूंखार व्यक्तियों को हथकड़ी लगाया जाए। बाकी सामान्य लोगों को गिरफ्तार किया ऐसा शब्द बोल देना ही महत्वपूर्ण हो जाता है और वह गिरफ्तार हो जाता है। पर पुलिस अपना रौब दिखाती है, हथकड़ी लगा के लाती है और न्यायालय के दरवाजे के सामने हथकड़ी खोल देती है। अर्थात न्यायालय यह न देखे कि उसको हथकड़ी में लाया गया है। तो विधि अनुसार तो हथकड़ी नहीं लगाया जाना चाहिए, वह अपमानित करने जैसा प्रतीत होता है। पर इंडियन पुलिस, भारतीय पुलिस, किसी भी राज्य का पुलिस आज भी ब्रिटिश पुलिस के समान ही व्यवहार कर रही है। इसीलिए जनता और पुलिस का संबंध आज तक उचित नहीं बन पाया है। आपने देखा होगा कि जेल में कई विचाराधीन बंदियों को कानूनी सहायता नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो सालों साल जेल में रहते हैं। तो इसके लिए उनके क्या अधिकार है और कैसा है, उनको क्या उनके मौलिक अधिकार है? जैसे कि नालसा नेशनल लॉ एक सिस्टम बनाया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जिसमें विधिक सहायता दी जाती है। और जेल में ही नहीं, अगर बाहर भी कोई व्यक्ति है और विधिक सहायता केंद्र में जाए तो उसे राज्य सरकार के सहयोग से विधिक ज्ञान देने के लिए या विधि पूर्वक उसके प्रकरण को निराकरण कराने के लिए अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। आपका प्रश्न है जेल में, जेल के लिए जेलर विधिक सहायता के लिए प्रावधान करता है और जिला विधिक अधिकारी जो है वह व्यवस्था करता है। और देरी होने की परंपरा जो है वह कहीं ना कहीं आकर के या तो प्रक्रियाओं की गलती है। अगर विधि अनुसार कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो 24 घंटे के भीतर उसको न्यायालय के समक्ष लाते हैं और मजिस्ट्रियल ट्रायल में 60 दिवस और आजीवन कारावास वाले प्रकरणों में 90 दिवस की तिथि निर्धारित है चालान पेश करने के लिए। इसमें भी अगर कहीं चार्ज लग जाता है, इसको आरोप तय करना कहते हैं, मजिस्ट्रियल ट्रायल में 60 दिवस के भीतर चार्ज लग जाता है और प्रथम पेशी तिथि से 60 दिवस के भीतर उसके प्रकरण का निराकरण नहीं होता है तो उसको जमानत का लाभ मिल जाता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको जमानतदार नहीं मिलते, वह न्यायालय के समक्ष अगर प्रार्थना करते हैं तो न्यायालय स्वयं के मुचलके पर भी उसको छोड़ सकती है। और सामान्यतः भी ऐसा हो भी रहा है। जेल में विधिक सहायता के अधिकारीगण, न्यायाधीशगण, एडवोकेट्स ये सब जाते हैं और प्रक्रियाओं के अनुसार प्रकरणों की सुनवाई करते हैं। छोटे छोटे मामलों में जो गिरफ्तार लोग हैं उन्हें रिहा भी किया जाता है। पर ऐसे अपराध जो समाज के लिए घातक हैं, जिसमें सजा का प्रावधान कठोर है, वैसे अपराधों का विचारण न्यायालय में होता है और भरपूर दंड दिया जाता है। यदि पुलिस आपकी शिकायत दर्ज करने से मना करे तो आम नागरिकों के क्या अधिकार है? सबसे पहले तो स्थानीय थाना में अगर कहीं दर्ज करने से इनकार करता है तो उसके वरिष्ठ अधिकारी को आवेदन पत्र दे सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी भी अगर कहीं आपकी बातों को नहीं सुन रहा है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 उपधारा 3 में उस क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक सामान्य सा आवेदन पत्र भी व्यक्ति बगैर किसी अधिवक्ता के भी प्रस्तुत करता है तो उसको न्यायालय संज्ञान में लेगी और कार्यवाही के लिए अग्रसर हो सकेगी। ऐसा विधिक प्रावधान है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports,
tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। हमारे साथ गिरीश चंद्र शर्मा जी है। शर्मा जी, आपने देखा होगा जमीन जायदाद के मामले पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। कई केसेस एसडीएम के पास लगते हैं, तहसीलदार के पास लगते हैं, कलेक्ट्रेट में जाते हैं। तो ऐसे में आम जनता क्या कर सकती है कि इन केसेस से जल्दी निपटारा हो सके? मुझे तो राजस्व विभाग पूरा भ्रष्ट नजर आता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है। अधिकारी बैठते नहीं हैं समय पे। हम लोग अगर कहीं 2 से 3 का जो पीरियड हम लोगों ने तय किया था स्थानीय स्तर पे, तो उस समय में भी वो नेताओं के चक्कर काटते हैं, क्योंकि या तो प्रशासनिक स्तर पे न्यायालयीन कार्यवाहियों के लिए पृथक से अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो जैसे न्यायालय में बैठ करके दिन भर न्यायाधीश प्रकरणों को सुनता है, वैसे ही राजस्व न्यायालयों में भी पृथक से अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है, जो प्रकरणों को सुने और निराकरण करे। राजस्व विभाग में बहुत ही देरी होती है। पर वर्तमान कलेक्टर मुझे अच्छे लगे। मैंने एक प्रकरण में उनके यहाँ जाकर पैरवी किया था और वो तत्काल निराकरण कर रहे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे अधिकारी जो हैं वो अच्छे होते हैं। देखा जाए तो राजस्व अधिकारी के सर पे बहुत सारी बातें, जैसे पॉलिटिशियनों के आगे पीछे दौड़ना, अन्य कार्यों को सौंप देना, या अन्य जो दायित्व हैं जो राज्य से संबंधित हैं वो उन्हीं को सौंपा जाता है। एक डिप्टी कलेक्टर जो एसडीएम का रूप धारण करके बैठता है, उसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं। वह अनुभागीय अधिकारी राजस्व मामले भी देखता है, दांडिक मामलों में शांति भंग की भी अवस्था को देखता है, और वो अन्य मामलों भी देखता है। वरिष्ठ नागरिक जनों वाला भी प्रकरण उनके पास जाता है, तहसीलदार के न्यायालय की अपील भी जाती है। तो ऐसे करके उनके पास वर्कलोड होता है। अगर पृथक पृथक अधिकारियों की नियुक्ति की जाए जो सिर्फ न्यायालयीन कार्य को करे, तो मेरा अनुभव कह रहा है कि कोई भी प्रकरण 3 महीने से ज़्यादा नहीं रहेगा। कोई भी प्रकरण में अगर कोई राजस्व अधिकारी चाहे तो तत्काल निराकरण कर सकता है। ये अनावश्यक देरी करके बैठते हैं, उसके पीछे और भी बहुत सारे राज होते हैं। अब आप समझ सकते हैं, जनता समझती है मैं जो बोल रहा हूँ क्या राज होते हैं। यह स्पष्ट करना जनता के समक्ष आवश्यक भी है और अनुभव भी होगा जनता का, और जानबूझ के करते हैं ताकि एक दृष्टि से कहा जाए कि वह लाभ व्यक्तिशः लाभ होता है जो खुलेआम हो रहा है।
किसी के यहाँ भी आप आवेदन लगाइए नामांतरण का, आपका काम तत्काल नहीं होगा, जबकि विधि में प्रावधान है अविवादित नामांतरण तत्काल पंचायत स्तर पर निपटारा किए जाए। राज्य सरकार के पास एक और कानून है, ग्राम न्यायालयों की स्थापना 2005 से बनी हुई है, पर न तो आज तक के कोई ग्राम न्यायालय बना और न ही किसी की नियुक्ति की गई। इसके अलावा भी साधन है, जैसे 6 भू राजस्व संहिता में किसी भी अपील का निराकरण तत्काल किया जाना चाहिए। वरिष्ठ नागरिक जनों के संदर्भ में भी प्रावधान है कि जैसे ही आवेदन पत्र प्राप्त होता है उसका निराकरण 90 दिवस के भीतर किया जाना चाहिए। पर भीड़ है, एक एसडीएम के पास में कई तहसील के कार्य होते हैं और हजारों प्रकरण होते हैं, वह कैसे निराकरण कर सकेगा। जहाँ तक देखता, अगर एसडीएम के पास जाएंगे 2 से 3 में कभी भी कोई भी जाके देख सकता है कि भीड़ लगी रहती है। उस भीड़ के लिए ही पृथक से दिन भर बैठने वाला न्यायालय आवश्यक है। अगर राज्य शासन ऐसा कर देती है तो न तो न्यायालयों में भीड़ रहेगी और न ही क्या कहते हैं पेंडेंसी बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में सोचा जाना चाहिए कि वह व्यक्ति जो अनेक प्रशासनिक कृत्यों को कर रहा हो उसको न्यायालयीन प्रभार ना दिया जाए। उसके लिए अच्छे बुद्धिमान जो अधिकारी हैं, जो पीएससी के माध्यम से आते हैं और वो लॉ ग्रेजुएट हो तो और ज़्यादा अच्छा हो, तो उसका फायदा जनता को अवश्य मिलेगा। जी, यही कई ऐसे भी मामले रहते हैं जहाँ पे बुजुर्ग माता पिता को अपने बच्चे घर से बाहर निकाल देते, जमीन के मामले में हो या ऐसे कई मामले आते, तो इसमें वो बुजुर्ग माँ बाप क्या कर सकते हैं? मैंने अभी बताया आपको कि वरिष्ठ जनों के आवेदन पत्र, इसके लिए निःशक्त महिला वरिष्ठ जन के संदर्भ में बड़ा क्लियर एक कानून बना हुआ है, जिसमें अगर प्रताड़ना दी जाती है, माता पिता की संपत्ति है, उस पर कोई पुत्र या पुत्री कब्जा कर दे और माता पिता को निकाल दे या माता पिता के साथ अत्याचार करे, घर में रखे, खाना ना दे, तो उस वरिष्ठ जन को चाहिए कि एक एसडीएम के यहाँ आवेदन पत्र प्रस्तुत करे और उस पुत्र या पुत्री को निष्कासन के लिए वह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आदेश प्राप्त कर सकता है। दूसरा, मेंटेनेंस के लिए फैमिली कोड बनी हुई है, मेंटेनेंस के लिए, और उस फैमिली कोड में भी आवेदन दिया जा सकता है और वहाँ भी एसडीएम के यहाँ भी निराकरण हो सकता है इसका। ऐसी स्थिति में कानून तो बने हुए हैं, लोगों को जानकारी नहीं है और उस कानून का लाभ लेना चाहिए। इसलिए इंडियन न्यूज़ का यह कार्यक्रम मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसके लिए मैं इंडियन न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। कई ऐसे भी मामले रहते हैं कि जहाँ पे माता पिता के पास वो इतने सक्षम नहीं रहते फाइनेंशियली कि कोर्ट में केस कर सके या ये सब प्रक्रिया कर सके, तो उस केस में क्या करना चाहिए? विधिक सहायता का प्रावधान है। अगर आपको कोई समस्या है तो जिला विधिक अधिकारी की नियुक्ति होती है, प्रत्येक जिलों में होती है और वह एक पृथक से संस्था बनाई गई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूरे भारत भर में बनाई गई है और उसके लिए अलग से फंड्स होते हैं और विधिक सहायता केंद्रों में अधिवक्ताओं के पैनल्स होते हैं और वो पैनल्स जो हैं वो किसी अधिवक्ता को उक्त विषय से संबंधित फाइलों को दे देती है और कार्रवाई करते हैं। एक अच्छी बात इसी में बताना चाहूँगा मैं, कई बार कई महिलाएं बलात्कार से पीड़ित हो जाती हैं और अदालत में आकर के वह अपने बयान भी देती है और बयान के पश्चात उस अभियुक्त को दंड भी होता है, पर उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता कि उनके पुनर्स्थापन के लिए प्रावधान दिया हुआ है जिसमें वह अपने जीवन को पुनर्स्थापित कर सके। तो उस महत्वपूर्ण कार्य को भी विधिक सहायता केंद्रों के माध्यम से किया जाता है और वर्तमान निर्णयों में न्यायाधीशगण विधिक सहायता केंद्रों में ऐसे निर्णयों को भेज रहे हैं और पीड़ित उस महिला को सहायता मिल रही है। सर, कई मामले ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे पीड़ित महिला नहीं रहती मगर वो एक झूठा मुकदमा कर देती है बलात्कार का, तो उस केस में पुरुषों को क्या करना चाहिए? यदि वो जो पुरुष जिसके ऊपर ये, किसी अच्छे वकील की नियुक्ति करके लड़ना चाहिए मामले को और
झूठ तो झूठ होता है, सच सच होता है। मगर वो कैसे इस चीज को वो प्रूव कर पाएगा कि हाँ मैंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि उससे उसको गुजरना पड़ता है, उस परेशानी से गुजरना पड़ता है, लोग उसको हीन भाव से देखते हैं, तो ये सब नहीं, ऐसे में क्या अधिकार है एक पुरुष के? ऐसा नहीं, क्योंकि पुरुष के लिए ये समस्या बता रहे हैं आप, है ना जी। पुरुष के पास में सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कहीं वह दोषी नहीं है तो सबसे पहले तो पुलिस के समक्ष अपनी बात को रखे। जी। पुलिस नहीं मानती है, क्योंकि वो सीधा जैसे ही FIR आया निर्देश के अनुसार उसको अरेस्ट कर लेगी। न्यायालय में आप अपनी बात को रखिए। अगर वह महिला झूठ बोल रही है तो एक अच्छा अभिभाषक उसको पकड़ लेता है, और झूठे केस सफल नहीं होते, सच्चे केस ही सफल होते हैं। और वर्तमान समय में बहुत कठोर कानून है, और न्यायाधीशगण भी इस बात को देखते हैं, क्योंकि न्यायाधीश का मूल कर्तव्य होता है दूध का दूध, हंस के समान, दूध को अलग करो, पानी को अलग करो, दूध को पी जाओ, अर्थात सच का निर्णय करो और झूठ को बाहर करो। ये उनका दायित्व है, वो करते हैं। एक बचाव करने वाला अभिभाषक भी अपने पक्षकार के लिए इन्हीं तथ्यों को बताता है और न्यायालय के समक्ष अपनी बातों को रखता है, और न्यायालय संतुष्ट भी होती है। और मैंने तो अभी मेरे पक्षकार को सजा भी हुई है। अच्छा। पर मैंने 50 केसेस में ऐसे झूठे प्रकरण मैंने देखे हैं जिसमें मेरे अभियुक्तों को दंड नहीं हुआ है। अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में कोर्ट को कैसे कड़ी से कड़ी सजा लेनी चाहिए उन दोषियों के ऊपर? वही जो अभी कुछ समय पहले मैंने कहा कि मेरे एक पक्षकार को दंड हुआ है, वास्तव में वह प्रकरण भी समाज के लोगों के द्वारा भेजा गया प्रकरण था। महिला स्वयं उस पुरुष के घर में चली गई थी, समाज में मीटिंग हुआ, मीटिंग के पश्चात महिला को और उसके परिवार के लोगों को कहा गया कि आप पुरुष के साथ रहिए। अब प्रश्न ये आया कि उस महिला की उम्र 17.5 वर्ष है, और न्यायालय पास्को एक्ट के अधीन आकर, जबकि सहमति दिख रही है, पर पास्को एक्ट में आकर के, क्योंकि वह 18 वर्ष की नहीं हुई है, सहमति देने योग्य नहीं है, इसलिए उसको 20 वर्ष का कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना किया। तो आज न्यायालय कठोर है, जहां तक मेरा अनुभव कह रहा है न्यायालय कठोर है। पास्को एक्ट बहुत कठोर है, 376 का एक्ट सिर्फ प्रमाणित भर करना है महिला के कथन से, पर भारत अभी विकसित नहीं हुआ है अन्य तथ्यों में, जैसे कि झूठा फंसाने का। तो हमारे पास रासायनिक परीक्षण के संदर्भ में ऐसे महत्वपूर्ण लेब नहीं है आज कि कुछ समय पहले बलात्कार हुआ हो, महिला डर भय के कारण ना गई हो, और प्रमाणित कर सकने योग्य वे सीरम वगैरह ना मिल पा रहे हों। तो ऐसे प्रकरणों में यहाँ अभी थोड़ी सी चूक हो रही है पुलिस से, और व्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं है भारत की। सिर्फ और सिर्फ पुलिस द्वारा भेजे गए या रासायनिक परीक्षक के द्वारा दिए गए एविडेंस के आधार पर ही निर्णय हो रहे हैं। बयान जो आते हैं वह प्रति परीक्षण में कई बार कट जाते हैं, और जब्ती भी कई बार अभियुक्त जो दोषी होता है वो कोशिश करता है कि उसको झूठा साबित करे। ऐसी स्थिति में जहां महत्वपूर्ण चीज है जब्ती, वह झूठा हो गया, बयान बदल गए। लड़कियां कई बार अनुभव में आता है कि रकम ले लेते हैं और न्यायालय में आगे झूठ बोल के कहती है कि मैं तो पुलिस के पास गई थी, दूसरा रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस ने 376 का दर्ज कर दिया, मेरे साथ इसने कुछ नहीं किया है। तो आप उस दिन क्यों गए पुलिस थाना, और क्या पढ़ लिख करके दस्तखत नहीं किए? तो भिलाई दुर्ग क्षेत्र में ऐसे केस हो रहे हैं और हुए हैं, जहां किसी भी व्यक्ति को फंसाया जाने के उद्देश्य से भी झूठी रिपोर्ट की गई है, और वह व्यक्ति कई महीने जेल में सड़ा है, बाद में न्यायालय से निर्दोष होता है, क्योंकि वह फंसा हुआ व्यक्ति अपने बचने के लिए वो हर उपक्रम करता है जो आवश्यक है, और होता भी है।
और लोग निर्दोष भी होते हैं, पर हमेशा निर्दोष हैं ऐसा नहीं माना जा सकता। वास्तव में अपराध होते हैं और दंड भी मिलता है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156741157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। सर, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति निर्दोष रहते हैं और कानून उन्हें दोष मुक्त कर देता है, तो ऐसे में मगर वो जेल में काफी लंबा समय बिता चुके होते हैं और जिसकी वजह से उनके कीमती वर्ष और उनकी इज्जत, बहुत सारी चीजें वो गवा बैठते हैं, तो ऐसे में उनके क्या अधिकार है? स्पष्ट रूपेण तो विधि में कहीं पर कोई अधिकार नहीं है। जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा कि यह कानून जो है वो ब्रिटिश इंडिया के द्वारा लाया गया था, पर कुछ मामलों में क्षतिपूर्ति का अधिकार होता है और उस निर्दोष व्यक्ति को क्षतिपूर्ति का वाद लाना चाहिए। ऐसे में ही एक अच्छी बात मैं आज जनता को फिर बताना चाहूँगा। अगर आपको एहसास होता है कि आपने कोई एहसास क्या होना, आपने कोई अपराध नहीं किया है और पुलिस आपको झूठा फंसा रही है किसी न किसी को लेकर के, तो भारतीय दंड विधान में ऐसे प्रावधान है कि कोई लोक सेवक अगर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए झूठे साक्ष्य तैयार कर किसी व्यक्ति को झूठा प्रताड़ित करने के लिए मुकदमा बना रहा हो, तो न्यायालय की शरण में आइए। न्यायालय जो है वो अवश्य आप लोगों को मदद करेगी और अनेक बुद्धिमान लोग हैं जो आपको मदद करेंगे। विधि में प्रावधान है पर लोग जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, इसीलिए ये स्थिति है। अगर भारत आज भी शिक्षितों का देश है ऐसा नहीं कहा जा सकता और हमारी जनता 80% गांव में रहती है और कानून ये कहता है कि सभी व्यक्तियों को पूरे कानून का ज्ञान है, पर क्या वास्तव में है, यह आपको जानना जरूरी है। धन्यवाद। आज हमारे साथ थे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गिरीश चंद्र शर्मा जी। ऐसी और कानूनी जानकारियों के साथ हम आपको फिर से हमारे शो में दोबारा लेकर आएंगे।
जानना जरूरी है में। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण।